हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VKEDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। दोस्तों, आज के इस सेशन का हम लोग एक नए मोटिवेशन, नए जोश और नए उत्साह के साथ हम आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन को आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए फटाफट से। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और जीडी एसएससी में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, पिछले गत वर्षों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सब का समावेश हमारे इन प्रैक्टिस सेट में है। तो आप सभी लोगों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे हमारे आज के इस सेशन में। तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर कर देंगे। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा एशिया का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है, बताना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? पहला, चौथा, दूसरा या फिर तीसरा? तो दोस्तों, अगर बात की जाएगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो यह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बात की जाएगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो यह भारत का सबसे पुराना, साथ ही साथ में एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना जो है स्टॉक एक्सचेंज के नाम से हुई थी। किस नाम से हुई थी? स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और बाद में इसका नाम बदलकर सन 2002 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या पड़ गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका नाम पड़ गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनियां हैं। एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये दोनों जो है शेयर बाजार के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तुलसीकृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहां से प्रकाशित हुआ? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, तुलसीकृत रामचरितमानस का मुद्रित संस्करण 1810 में सबसे पहले ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, कलकत्ता में मुद्रित हुआ 1810 में। और अगर बात की जाएगी तुलसीकृत रामचरितमानस तो ये किस भाषा में लिखा गया था सबसे पहले दोस्तों? तो ये किस भाषा में था कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, दीप्तकालिता के द्वारा या फिर अनुवर्तन के द्वारा? दोस्तों, अगर बात की जाएगी पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं तो दोस्तों पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो है हवा में पानी छोड़ते हैं। पौधे अपने वायवीय भागों के द्वारा जल वाष्प के रूप में क्या करते हैं? जल वाष्प के रूप में पानी छोड़ते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जल वाष्प के रूप में वायु के द्वारा जो है पानी छोड़ते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, जिसमें जो जल है वो जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है। और जल वाष्प से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है, यह भी हमारे लिए जानना अति इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है रंध्रों के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? रंध्रों के माध्यम से होती है, जिसे हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। और ये जो रंध्र हैं ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? संतरा, नागपुर,
केला केरल, सेब हिमाचल प्रदेश या फिर अमरूद तेलंगाना। तो दोस्तों संतरा नागपुर का, इसमें कौन सा विकल्प युग्मित जो है, युग्मित है जो युग्म है वो गलत है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अमरूद जो है ये तेलंगाना का प्रसिद्ध नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे अमरूद कहाँ का फेमस है। तो दोस्तों अमरूद कहाँ का फेमस है। तो दोस्तों अमरूद प्रयागराज का फेमस है। कहाँ का, प्रयागराज का प्रसिद्ध है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से संतरा नागपुर का, केला केरल का, सेब हिमाचल प्रदेश का, उसी तरीके से अमरूद कहाँ का जो है प्रसिद्ध है। तो अमरूद प्रयागराज का प्रसिद्ध है। और बात की जाएगी तेलंगाना की। तो दोस्तों तेलंगाना किस फल के लिए प्रसिद्ध है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों तेलंगाना की अगर बात की जाएगी तो तेलंगाना मेनली आम और इमली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, आम और इमली के लिए तेलंगाना प्रसिद्ध है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश सेब के लिए। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। मांडो किस राज्य का लोकगीत का एक रूप है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है। इसका एकदम करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा का एक लोकगीत क्या है दोस्तों, गोवा का एक लोकगीत है मांडो। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट से हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं आज के सेशन में एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। खिलजी राजवंश ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। खिलजी राजवंश ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया है। तो खिलजी वंश ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1290 से 1320। 1290 से 1320 ईस्वी तक किसने जो है शासन किया है। तो खिलजी राजवंश ने किया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। खिलजी राजवंश की बात हो रही तो खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। संस्थापक कौन है खिलजी वंश का। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन है। तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये खिलजी वंश का संस्थापक है और इसने खिलजी वंश की स्थापना 3 जून 1290 में की थी। कब की थी, 3 जून 1290 में इसने की थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक थे। अगर बताया जाए इसके जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। और बात की जाएगी अगर खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खिलजी था। कौन था, मुबारक खिलजी। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं जिससे आप सभी लोगों को ध्यान रहे, ठीक है। तो अगर बात की जाएगी खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। महत्वपूर्ण शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और अंतिम शासक कौन है, मुबारक खिलजी। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेंगे। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिससे आपको बिल्कुल फुल डिटेल में उसके माध्यम से आप लोग पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी पुरातात्विक महत्व, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व स्थल वाला निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बुर्ज होम कहाँ का स्थल है, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का स्थल है। यह एक पुरातात्विक स्थल है। और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध दोस्तों नवपाषाण काल से है। किससे है,
नवपाषाण काल से है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नवपाषाण काल से इसका संबंध है। बुर्जहोम से अगर बात करी जाएगी किसका साक्ष्य मिला था, तो बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। ध्यान रखेंगे, मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला था। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहां से मिला था, बुर्जहोम। और ये बुर्जहोम कहां पर है आपका, ये है जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को क्या बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजन होते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को क्या बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो दोस्तों डाल्टन की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था, परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इसके अनुसार जो है परमाणु को जो है यौगिकों में दोस्तों बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखेंगे। कौन सा कथन गलत है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यह तिब्बत से उद्भव होता है, इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, या फिर यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है, या फिर यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। सभी दोस्तों को आज के हमारे इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र का जो उद्भव है कहाँ से होता है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र का उद्भव जो है तिब्बत में इसका उद्भव होता है। तो यह इसका एकदम सही है कि इसका उद्भव कहाँ पर होता है, तिब्बत में इसका उद्भव होता है। इसका अधिकांश मार्ग कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका अधिकांश मार्ग जो है भारत के बाहर स्थित है। तो यह भी इसका सही है। इसमें यह कथन आपका गलत है कि यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से इसका उद्भव होता है, तो चेमायुंगडुंग हिमानी ग्लेशियर से निकलता है। नाम याद रखेंगे, चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलता है, ग्लेशियर से निकलता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को वर्ष 2011 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के यूनेस्को प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सा लोकगीत और नृत्य है जिसे वर्ष 2011 में यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कालबेलिया लोकगीत या फिर कालबेलिया नृत्य। ठीक है, तो कालबेलिया नृत्य की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो कालबेलिया नृत्य जो है या फिर कालबेलिया लोकगीत, यह जो है एक राजस्थान में कालबेलिया समुदाय है। ठीक, कहाँ पर समुदाय है, एक समुदाय है जिसे क्या कहा गया, कालबेलिया समुदाय। और ये समुदाय कहाँ पर है, तो दोस्तों ये समुदाय राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान के कालबेलिया संप्रदाय के द्वारा जीवन शैली में एक अभिव्यक्ति है कालबेलिया नृत्य और कालबेलिया लोकगीत। और 2011 में इसे यूनेस्को के अमूर्त धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कोयले का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी कोयले के जलने की, तो कोयले का जलना एक तरीके की संयोजन की अभिक्रिया का उदाहरण है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की
शैली होती है। तो किस तरीके की वास्तुकला की शैली होती है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मिश्रित, पूर्व भारतीय, उत्तर भारतीय या फिर दक्षिण भारतीय। तो दोस्तों नागर मंदिर में आमतौर पर वास्तुकला की शैली होती है, किस तरीके की होती है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों नागर मंदिरों की आमतौर की वास्तुकला की शैली जो है या किस तरीके की होती है, तो यह दोस्तों उत्तर भारतीय होती है। नागर आपकी दो शैलियाँ होती हैं, अभी उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। सभी दोस्त बने रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दो तरीके की शैली होती है, एक तो आपकी होती है नागर शैली, ठीक है, नागर शैली, और एक आपकी होती है द्रविड़ शैली। कौन सी होती है? द्रविड़ शैली, ध्यान रखेंगे। एक होती है नागर शैली और एक होती है द्रविड़ शैली। तो यह आमतौर पर किस तरीके की शैली होती है? तो नागर शैली जो है मंदिरों की शैली है, साथ ही साथ में द्रविड़ शैली भी जो है यह मंदिरों की शैली है। तो नागर शैली जो है दोस्तों, तो यह उत्तर भारतीय शैली होती है। कहाँ की? उत्तर भारतीय शैली होती है। और द्रविड़ शैली की अगर बात की जाएगी तो यह दक्षिण भारतीय शैली होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारतीय की शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारतीय शैली है, मंदिरों की शैलियां हैं ये लोग, सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। मानव के कंधों का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानव के कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बाल और साकेट। बाल और साकेट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन बनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली और इसका रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दीप्ति शर्मा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दीप्ति शर्मा ने सन 2016 में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लिए थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, श्रीलंका के खिलाफ कितने विकेट लिए थे? श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लिए थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है या फिर करता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। पाचन तंत्र में कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करता है या फिर स्राव प्राप्त करता है या फिर करती है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पाचन तंत्र में छोटी आंत जो है या यकृत से जो है या फिर अग्नाशय से स्त्राव को प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी छोटी आंत की, तो दोस्तों छोटी आंत में क्या होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में जो है भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ पर होता है? आपके लिए यह इंपॉर्टेंट था तो जान लेंगे। तो भोजन का सबसे सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन जो है कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस वर्ष भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1976। मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटी को 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। जब जब भी बात आए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, ये 1976 के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जो है जोड़ा गया? तो दोस्तों 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया। और अगर बात की जाएगी
किस समिति के अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर बात की जाएगी वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विली वोनाका बच्चों की कहानी पुस्तक का काल्पनिक चरित्र है, बताएंगे किसका काल्पनिक चरित्र है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विली वोनाका बच्चों की कहानी पुस्तक का काल्पनिक चरित्र है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, किसका काल्पनिक चरित्र है? तो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। विली वोनका बच्चों की कहानी पुस्तक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का एक काल्पनिक चरित्र है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार के द्वारा नई संस्था स्थापित की गई है? तो कौन सी नई संस्था स्थापित की गई है? सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो है 8 अप्रैल सन 2015 को की गई। कब की गई? 8 अप्रैल सन 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो है शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जो है 10 लाख रुपए तक ऋण देने की घोषणा की गई है। 10 लाख रुपए तक ऋण देने की घोषणा की गई है। और ये ऋण किस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा? तो दोस्तों ये ऋण जो है वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और साथ ही साथ गैर बैंकिंग क्षेत्रों में यह ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम था चाखा मेला। तो चाखा मेला महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर कितने मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आमतौर पर कितने मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 600 मीटर से अधिक ऊंचाई की अगर कोई खड़ी पहाड़ी पर्वत श्रेणी है तो उसे जो है खड़ी पहाड़ी है तो उसे पर्वत के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चोल शिलालेखों में तिरुनामट्टुकानी को किस रूप में वर्णित किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चोल शिलालेखों में तिरुनामट्टुकानी को किस प्रकार से वर्णित किया गया है? मंदिरों को भेंट की गई जमीन, गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की जमीन, या फिर जैन संस्थाओं को दान की गई जमीन, या फिर ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों चोल शिलालेखों में तिरुनामट्टुकानी को जो है मंदिरों को भेंट की गई जमीनों के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों आपातकाल की अगर बात करी जाएगी, आपातकाल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपके चैनल पर एक विशेष जो है सुबह सुबह एक जो है शॉर्ट वीडियोस के रूप में आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको 1 से 2 मिनट के अंतर्गत किसी एक विशेष टॉपिक को हम कवर अप करवाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले टॉपिक हैं। वो आप चाहे यूपी
एससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वो डोज, सुबह सुबह का मॉर्निंग का डोज। तो उसका हम बहुत जल्द ही जो है इसे अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जो है उससे जरूर जुड़ेंगे। तो सभी लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 352 अनुच्छेद। अगर बात की जाएगी आर्टिकल 352, तो आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 352 जो है आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। और इसके अंतर्गत अगर कोई युद्ध होता है या फिर जो आंतरिक शांति है उसे भंग हो, मतलब आंतरिक शांति या फिर बाह्य शांति किसी तरीके से देश की भंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कब लगाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण, ध्यान रखेंगे युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में क्या लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात करी जाएगी दोस्तों अनुच्छेद 360 भी आपका आपातकाल से संबंधित है, लेकिन ये किस आपातकाल से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल दोस्तों, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वित्तीय आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 360। और सबसे खास बात यह है कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगर बात की जाएगी युद्ध तथा बाह्य आक्रमण, आर्टिकल 352 का प्रयोग जो है कब किया गया था? 1972 के दौरान जो है, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की, उस समय जो है आपातकाल लगा था। तो वो जो है संकटकालीन आपात जो है भारत पर लगाया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? बताएंगे। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे। हाल ही में बलविंदर सफारी का निधन हो गया है और वह कौन थे? तो हाल ही में दोस्तों बलविंदर सफारी का निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध गायक थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बलविंदर सफारी एक प्रसिद्ध गायक थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा सेशन बस यही तक है। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और लास्ट में आपको बताना चाहते हैं कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे लाइव सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या फिर सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर आप जीएस, जीके, करंट अफेयर में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी दोस्त एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर का एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनका इसमें समावेश किया गया है। तो वो सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे सेशन से। प्रतिदिन शाम को 8 बजे जरूर जुड़े और जुड़कर अपनी बेस्ट तैयारी करें। लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं, जो ही हर रोज कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।